नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इतिहास, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों को देखते हुए तैयार किया गया एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग स्टेट PCS से आने वाले क्वेश्चनों के साथ साथ जो हमारे SSC में वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनको भी हम इसमें कवर करते हैं। तो इसी सीरीज़ में अब तक अपने पिछली क्लासों में हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में जाना, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाना कि कैसे प्राग ऐतिहासिक काल का समय यानी स्टोन एज होते हुए हम लोग कॉपर एज में पहुँचे और कॉपर एज के बाद हम लोग किस में पहुँचे, कॉपर एज के बाद हम लोग आयरन एज में पहुँचे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कैसे भारत की प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ है, यानी कौन भारत की प्राचीन सभ्यता है। यानी कहने का मतलब है आज से हमारे जो 2500 साल पुराना इतिहास है, जो हमारा सभ्यता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जाना था। किसके बारे में जाना था? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाना था, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें क्या है? तो इसमें हम लोगों ने किस किस को डिस्कस कर लिया था? इसमें हम लोगों ने स्टोन एज डिस्कस कर ली। क्या कर लिए? स्टोन एज डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कॉपर एज डिस्कस कर लिए। कौन सी एज? कॉपर एज डिस्कस कर ली। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी ब्रॉन्ज एज। कौन सी एज? ब्रॉन्ज एज, यानी कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज, जिसे आप क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। और अगर हम इसके टाइम के बारे में बताएं, कांस्य युगीन सभ्यता क्या है, कैसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जरा देखते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसकी साइड्स हैं, वो जरा देखते हैं। तो ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन सभ्यता, तो जो कांस्य युगीन सभ्यता थी इसका अगर हम टेन्योर देखें, टाइम देखें, तो क्या टाइम था, इस पर अगर हम चर्चा करें तो क्या होगी इसकी चर्चा? इसकी चर्चा करें तो हम देखेंगे कि इसका जो टाइम था कांस्य युग का, ये था आपका, कल ही हमने डिस्कस किया था, 2500 BC से 1750 BC तक। ठीक है, 2500 BC से 1750 BC। और ये जो कांस्य युगीन सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता भारत में जो सभ्यता इसके नाम से जानी जाती है, जो पहली अर्बनाइजेशन यानी शहरी सभ्यता के तौर पर भी जानी जाती है, वो सभ्यता थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी मित्रों? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? इसे मित्रों हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर इसे हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं। अब अगर हम इसी सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जो इतिहास है, ये हमारा इतिहास किस इतिहास के नाम से जाना जाता है? ये इतिहास हमारा जाना जाता है आद्य ऐतिहासिक काल से, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। किस नाम से? आद्य ऐतिहासिक काल से। जिसे क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इतिहास जिसको समझने के लिए, जिसके साक्ष्य के रूप में हमारे पास दोनों प्रकार के सोर्सेज उपलब्ध हैं, यानी पुरातात्विक सोर्सेज भी उपलब्ध हैं। कौन से? पुरातात्विक सोर्स भी उपलब्ध हैं, और आपके साहित्यिक सोर्स भी क्या हैं? उपलब्ध हैं। कौन से हैं? साहित्यिक सोर्स भी हमारे क्या हैं? उपलब्ध हैं। लेकिन इन साहित्यिक सोर्सों को हम वी कैन नॉट रीड, यानी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं पढ़ पाए हैं? इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं।
क्यों नहीं पढ़ पाए हैं, इसका क्या कारण है, और सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कहां कहां पाई गई है, कौन कौन सी साइट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब का हम डिस्कस आज देखेंगे। तो चलिए अपने कंप्यूटर जी से बोलते हैं अगली स्लाइड पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कहने का मतलब है अब आप प्रवेश कर गए हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पर। किस पर प्रवेश कर गए हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पर। और ये पीरियड कब से कब तक का रहेगा? तो ये पीरियड का समय वही है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। किसका है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का है। किसका मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वही हमारा समय, कौन सा समय है? वही हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है। और ये जो समय है वो आपको पहले भी मैंने बताया है 1750 बीसी तक है, यानी 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है? तो इसका पहला फैक्ट जो हमें तैयार करना है, तो इसका पहला फैक्ट है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है, महाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता। क्या है? सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पर इसे हम क्या है जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता आपकी कौन सी सभ्यता है? वो आपकी है सोल्डेस्ट सिविलाइजेशन। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है? और इस सभ्यता को यदि सबसे पहले खोजने की बात करें तो इसकी खोज 18th सेंचुरी में, कब? 18वीं शताब्दी में किसने खोजा था? तो ये खोजा था टीलू पैंथर ने। किसने? टीलू पैंथर। किसने खोजा था मित्रों? टीलू पैंथर ने इस सभ्यता के बारे में हमें सबसे पहले बताया था। किसने बताया था? टीलू पैंथर ने बताया था। ठीक है? और सबसे पहले जो अवशेष मिले हैं, यानी 1826 में सबसे पहले चार्ल्स किसे मिले हैं? चार्ल्स मेसन को सबसे पहले इसके अवशेष मिले हैं। और वो अगर हम बात करें कि ये अवशेष किस प्लेस में मिले हैं, तो वो प्लेस है आपका हड़प्पा सभ्यता। कौन सा है मित्रों? हड़प्पा सभ्यता। कहां पर मिले हैं? हड़प्पा में ये अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है यहाँ पर? यहाँ पर इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और किस व्यक्ति को मिले हैं? चार्ल्स मेसन को मिले हैं। कब मिले हैं? 1826 में मिले हैं। ठीक है? तो ये चीज जरा आपको ध्यान रखनी है कि कैसे क्या हुआ है। ठीक? इसके बाद यदि हम आगे बात करें कि भारत में जब ये खुदाई चल रही थी, भारत में ये समय है, ये भारत में एक तरह से आपको डेवलपमेंट के समय के तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश में रेल की पटरियों का विकास शुरू हो चुका था। तो तेजी से विकास चल रहा था। तो वो क्रम अगर हम बात करें तो 1856 में जगह जगह सभ्यता के अवशेष मिल रहे थे। तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम क्या किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक रिपोर्ट तैयार की इन साक्ष्यों के आधार पर, और कहा है कि भारत में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का रिकमेंडेशन किया। क्या दिया? भारतीय पुरातत्व विभाग को बनाने की सिफारिश की रिकमेंडेशन दिया, रिकमेंडेशन ऑफ ASI। लेकिन इनकी रिकमेंडेशन को इस समय जो गवर्नर जनरल होंगे लॉर्ड डलहौजी, वो स्वीकार नहीं करेंगे। और इनकी इस रिकमेंडेशन को स्वीकार की जाएगी
लॉर्ड किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग इनकी इस रिकमेंडेशन को, जो लॉर्ड कैनिंग आएंगे कब, 1890 से 1905 तक, ये स्वीकार करेंगे और भारत में एक डिपार्टमेंट बनाएंगे ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। किसकी रिकमेंडेशन पर, अलेक्जेंडर कनिंघम की रिकमेंडेशन पर। इसी कारण अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ, क्या मित्रों, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता। क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन पर लॉर्ड कैनिंग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। ठीक, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि ये वो समय है जब भारत में तेजी से रेलगाड़ियों को, पटरियों को बिछाने का काम चल रहा था। तो यहीं पर एक फैक्ट और आप तैयार कर लीजिए कि भारत में जो पहली ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और है, कौन सी, पहली पैसेंजर ट्रेन के बारे में यदि हम बात करें, पहली पैसेंजर ट्रेन जो है वो कब चली, तो पहली पैसेंजर ट्रेन चली है 16 अप्रैल 1853। किसने चलाई, गवर्नर जनरल डलहौजी के समय। किसके समय, गवर्नर जनरल डलहौजी। कहां पर चली, यदि हम यहां पर कहां की बात कर लें तो ये चली थी मुंबई से ठाणे। कहां से, मुंबई से ठाणे चली थी। ठीक है, जिसे मुंबई से ठाणे डिस्ट्रिक्ट की तरफ ये चलाई गई थी। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग बन गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग कब बना, ये बना था 1905 में। कब बना है मित्रों, 1905 में। कंप्यूटर जी से अगला पेज मांगते हैं हम लोग और उसमें आगे देखते हैं। तो भारत के ASI के फर्स्ट चेयरमैन, पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन। तो फर्स्ट चेयरमैन के बारे में यदि हम बात करें तो जॉन मार्शल। कौन है मित्रों, जॉन मार्शल इसके पहले क्या हैं, जॉन मार्शल। कौन है मित्रों, जॉन मार्शल इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ASI के फर्स्ट चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही भारत में तेजी से इन साइटों पर खुदाई का काम शुरू हो गया। एक टीम बनाई गई और टीम के विभिन्न लीडर बनाए गए जिनके नेतृत्व में खुदाई का काम हुआ। और ऐसे ही खुदाई के काम के तौर पर 1921 यानी 1921 में एक प्लेस खोजा गया। कौन सा प्लेस खोजा गया, हड़प्पा। कौन सा खोजा गया, हड़प्पा वैली, हड़प्पा खोजा गया। और किसके नेतृत्व में, अगर हम यहां बात करें तो ये थे आपके दयाराम साहनी। कौन था मित्रों, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे। यानी हड़प्पा में खुदाई हुई और इस खुदाई को किसने किया, दयाराम साहनी द्वारा, इनके नेतृत्व में ये खोजा गया। किसके नेतृत्व में, दयाराम साहनी के द्वारा ये खोजा गया। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, अगले ही वर्ष एक बहुत विस्तृत क्षेत्र मिला। अगले ही वर्ष यानी 1920 में एक दूसरा प्लेस खोजा गया और उस प्लेस का नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो। क्या था, मोहनजोदड़ो। कौन सा प्लेस था, मोहनजोदड़ो था। और ये किसकी अध्यक्षता में खोजा गया, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी R.D. बैनर्जी ने। R.D. बैनर्जी ने, R.D. बनर्जी ने खोजी थी। तो इस तरह भारत में अब तेजी से खुदाई का काम शुरू हो गया था, क्योंकि ASI बना दिए गए थे और ASI जो थे वो तेजी से इस पर काम
कर रहे थे। ठीक है, और इस सभ्यता की अगर हम बात करें तो मित्रों ये सभ्यता जो खोजी जा रही थी, ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता एक तरह से आपकी अर्बन सभ्यता थी। क्या थी? अर्बन सोसाइटी थी, यानी ये आपकी क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन। क्या है? अर्बन सिविलाइजेशन है। अब आप कहेंगे कि अर्बन सिविलाइजेशन यानी ये शहरी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इसमें शहरी सभ्यता के गुण हैं। शहरी सभ्यता के क्या क्या गुण हैं अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका डिफाइन सबसे पहले मकान कैसे होंगे? पक्की ईंटों के निर्मित मकान हैं। किसके हैं? पक्की ईंटों के निर्मित मकान हैं। ठीक है, पक्की ईंटों के निर्मित मकान हो गई। दूसरा, सड़कें चौड़ी हैं। क्या हैं? सड़कें चौड़ी हैं। ठीक है। तीसरी, नाली प्लस आगे जाके किससे जुड़ी हुई हैं? बड़े नाले से। तीसरा, सुनियोजित। क्या है? सुनियोजित नगर, सुनियोजित नगर बसे हुए थे। ठीक है, ये अर्बन सोसाइटी के लक्षण हैं। दूसरे जो मकान होते थे उनके जो दरवाजे थे, मेन गेट, वो अंदर की तरफ खुलते थे। किसकी तरफ? अंदर की ओर ओपन होते थे, की ओर खुलते थे। ठीक है, बात समझी कि नहीं? ये अंदर की ओर खुलते थे गेट। तो पक्की ईंटों से निर्मित हैं, सड़कें चौड़ी हैं, नाले बड़े नाले हैं, सुनियोजित नगर है, गेट की ओर खुलते हैं, ये सारे पिक्चर हैं। और दूसरी बात, जो सड़कें चौड़ी हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है, यानी वेल मैनर्ड और वेल ट्रेस्ड आपके नगर थे। और इसके बाद जो आपकी अर्बन सोसाइटी के बाद भारत में एक दूसरी सोसाइटी आएगी, जो आएगी 1500 बीसी में। कब आएगी? 1500 बीसी में आएगी। और ये सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होगी? आर्याज होंगे। कौन से होंगे? आर्य होंगे। और इन्हीं आर्यों से आपको मैंने बताया था कि आपके देश का नाम आर्यावर्त पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आर्यावर्त। और इनकी विशेषता ये है कि ये सब के सब क्या हैं? रूरल सिविलाइजेशन है। कैसी सभ्यता है ये? रूरल सिविलाइजेशन है, यानी ये कैसे हैं? ग्रामीण हैं। जबकि यहाँ पर ये कैसे हैं? शहरी हैं। और दूसरा अगर हम बता दें, ज्यादातर लोग सर्विस में काम करते हैं। सर्विस का मतलब सेवा का काम, जैसे व्यापारी हैं, ठीक है, दुकानदार हैं, ठीक, और दर्जी हैं, मिस्त्री हैं, ऐसा काम सब करते थे। कोई ग्रामीण सभ्यता, पशुपालन जैसे यदि हम बात करें तो इक्का दुक्का लोग ही करते थे। इसलिए इस सभ्यता को कैसी बोली जाती है? शहरी सभ्यता के तौर पर हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि इसका विस्तार कहां तक था, ये खोजा गया, तो ये खोजा गया, ये क्षेत्र कहां पर खोजा गया था? ये दोनों के दोनों क्षेत्र मित्रों पाकिस्तान वाले एरिया में हैं। लेकिन भारत की बात चल रही है तो कंप्यूटर जी से अगला पेज मांगते हैं। तो अगला पेज मांगे तो इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो यहां पर पहले हम थोड़ा भारत का मैप एक बनाने की कोशिश करते हैं और उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक ठीक। ठीक है, लगभग कुछ आपका भारत है इस समय का वर्तमान में। लेकिन यदि हम बात करें कि ये जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता है ये कैसी है और कहां पर है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस सभ्यता के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहां कहां मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं जम्मू कश्मीर में। कहां मिले हैं? जम्मू कश्मीर में साक्ष्य मिला है। कहां पर मिला है? जम्मू कश्मीर में साक्ष्य इसका हमें प्राप्त हुआ है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसी का एक साक्ष्य हमें पूरब में मिला है जो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और ऐसे ही इसका एक साक्ष्य हमें महाराष्ट्र में मिला है, महाराष्ट्र में मिला है। और फिर इसका एक साक्ष्य हमें यहां पर मिला है जिसे आप क्या कह सकते हैं? जिसे आप कह सकते हैं कि ये आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया है, बलूचिस्तान वाला एरिया। अब यहां पर कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो यहां पर यदि हम बात करें कौन कौन से प्लेसेस हैं, तो सबसे उत्तरी जो मिला है, सबसे उत्तरी सिरा है वो है मांडा। क्या है मित्रों? मांडा। क्या है? मांडा। और ये किस नदी के किनारे है? अगर हम यहाँ पे नदी भी डिफाइन कर दें तो ये चिनाब नदी के किनारे है। कहां पर है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बढ़े उत्तर प्रदेश में तो ये है आपका आलमगीरपुर। क्या है मित्रों? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी है ये। और ये अगर हम बात करें किस नदी के किनारे है?
हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन। महाराष्ट्र में यदि हम बात करें तो ये है दैमावाद। कौन सा है मित्रों? दैमावाद। और ये किस नदी के किनारे है? ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मित्रों? गोदावरी नदी के किनारे है। किस रिवर के किनारे है? गोदावरी रिवर, वो चिनाब रिवर, ये हिंडन रिवर। और सबसे पश्चिमी अगर हम बात करें तो वो है सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर। और ये किस नदी के हैं? ये मित्रों हैं दासक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे। इस तरह एक तरह से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भारत में जो ये सभ्यता फली फूली है तो सबसे इसका उत्तरी जो सबसे नॉर्थन है स्थान वो ये है, सबसे पूर्वी अगर स्थान है ये है, सबसे साउथर्न स्थान ये है और सबसे पश्चिमी सिरा ये है। यानी एक तरह से अगर आप इसे देखेंगे तो इस टाइप का फिगर बनता है। किस टाइप का? इस टाइप का। इसे थोड़ा आप क्या कर सकते हैं? इसे थोड़ा आप तिरछा कर सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी तिरछी आकृति के कारण बहुत ही माइनर सी है। इसका जो बसाव है इस सभ्यता का, इस सभ्यता के बसाव को त्रिभुजाकार कहते हैं। त्रिभुजाकार, ठीक है। या इसका एक अलग नाम और है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय सिरा भी कहते हैं। चतुष्कोणीय सिरा, इसका बसाव कैसा है? चतुष्कोणीय है। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे ये सिरे कौन कौन से हैं, किस प्रकार ये बसे हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदी में हैं। तो सबसे उत्तरी सिरा मांडा है, सबसे पूर्वी सिरा आलमगीर है, सबसे पश्चिमी सिरा सूतकांगेडोर है, सबसे दक्षिण सिरा महाराष्ट्र का दैमावाद है। तो ये जो सिरे हैं ये हमें यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, इसको हमने ध्यान से देखा है। अब यदि हम आगे देखें तो इसको आगे हम डिफाइन करते हैं। तो आगे जो हमारा है वो है इस समय के प्रमुख कौन कौन सी साइट्स हैं। कंप्यूटर जी से अगला पेज मांगते हैं। तो इस समय के प्रमुख स्थल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इंपोर्टेंट साइट्स कौन कौन सी हैं इस समय। इंपोर्टेंट साइट्स या महत्वपूर्ण स्थल कौन सा मित्रों? महत्वपूर्ण स्थल क्या है? महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लेस के बारे में बात करते हैं, स्थान के बारे में बात करते हैं, कौन सा स्थान है। ठीक है, फिर दूसरी बात किस वर्ष ये खोजा गया, किस वर्ष ये खोजा गया, ये हो जाएगा। तीसरी बात किस नदी के पास है, किस नदी के पास है, यानी कौन सी रिवर है। ठीक है, फिर इसके बाद खोजकर्ता कौन है, यानी इन्वेंटर कौन है, इन्वेंटर कौन है, कौन है? इन्वेंटर यानी खोजकर्ता कौन है। तो जरा देखते हैं कौन है इसका खोजकर्ता। तो सबसे पहले बात होती है तो सबसे पहले है आपका हड़प्पा। कौन सा है मित्रों? हड़प्पा। यानी कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है। तो हड़प्पा जो स्थल है वो कब खोजा गया? अभी आपने देखा था 1921 में खोजा गया था। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। कब खोजा गया? 1921 में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। रावी। ठीक है, किसने सोचा खोजा है? तो ये खोजा है आपका दयाराम साहनी ने। ये याद रखना, ये पूछा जाता है मित्रों क्वेश्चन, चाहे कौन सा एग्जाम देने जाओ। ठीक है, दूसरा स्थल इस समय खोजा गया सबसे बड़ा स्थल अगर हम बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। कौन सा है मित्रों? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है। और ये कब खोजा गया? ये खोजा गया था 1922 में। किस नदी के किनारे है? तो ये जो नदी है वो है सिंधु नदी, यानी इंडस रिवर। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर। किसने खोजा है? ये खोजा है R.D. बनर्जी ने। किसने खोजा है? R.D. बनर्जी ने। R.D. बनर्जी ने खोजा है। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा स्थल कौन सा है? तो तीसरा है सूतकांगेडोर। क्या है मित्रों? सूतकांगेडोर।
सुतकांगेडोर। ये कब खोजा गया है? 1927 में। किस नदी के पास है? दासक नदी के पास। किस नदी के पास? दासक, दासक नदी के पास। किसने खोजा है? ये खोजा है M.A. स्टाइन ने। M.A. स्टाइन ने, ठीक है। चौथा स्थल के बारे में यदि हम बात करें तो चौथा स्थल है हमारा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कौन सा है? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो, ये जो चहुंदड़ो है ये कब खोजा गया है? ये खोजा गया है 1931 में। किस नदी के पास है? ये है नदी सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। कब ये खोजा गया है? M.G. मजूमदार ने। किसने? M.G. मजूमदार। M.G. मजूमदार। M.G. मजूमदार, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अगला, तो अगला है आपका रोपर, यानी भारत में सबसे बड़ा है ये इस समय जो खोजा जा रहा है, ठीक है। और ये खोजा गया था 1953 में, आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल इसे कहा जाता है। और ये किस नदी के पास है? ये है आपका सतलुज के पास। किसके पास है? सतलुज, सतलुज रिवर के पास। और ये खोजा किसने है? ये खोजा है बाई डी सावरकर शर्मा ने। बाई डी शर्मा। किसने खोजा है? बाई डी शर्मा। छठवां स्थल की अगर हम बात करें तो क्या है? कालीबंगा है। क्या है मित्रों? कालीबंगा। कालीबंगा है। कालीबंगा कब खोजा गया है? 1953 में। कब खोजा गया है? 1953 में। किस नदी के पास है? घग्गर। किस नदी के पास है? घग्गर के पास है। किस नदी के पास है? घग्गर के पास है। और ये कब खोजा गया है? ए घोष द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया है? ए घोष के द्वारा ये खोजा गया है। इसके बाद सातवां अगर हम बात करें तो सातवां है आपका क्या? लोथल। सातवां स्थल क्या है? लोथल। और ये जो लोथल है मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है। और ये लोथल हड़प्पा सभ्यता का क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक तरह से भोगवा पोर्ट है। क्या है? पोर्ट है, ठीक है। किसने खोजा है? ये खोजा है S.R. राव ने। S.R. राव ने, ठीक है। आठवां अगर हम बात करें तो आठवां स्थल कौन सा है? तो आठवां स्थल है बनावली। बनावली। बनावली कब खोजा गया है? 1973 में। किस नदी के पास है? सरस्वती। किस नदी के पास है? सरस्वती। कहां पर है? किसने खोजा है? यदि हम इसके खोजने की बात करें तो ये खोजा है R.S. विस्ट ने। R.S. विस्ट ने, ठीक है। किसने क्या खोजा है? ये सारा एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, चहुंदड़ो, रोपर, कालीबंगा, बनावली, ये किसने क्या खोजे हैं? सारे आपके सामने इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा भी कई और साइट हैं, कंप्यूटर जी से अगला पेज मांगते हैं, ठीक है। अगले पेज में देखें तो कौन सा स्थल है हमारा? तो अगला जो स्थल है वो है आपका आलमगीर। कौन सा है मित्रों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कब खोजा गया है? ये खोजा गया है 1958 में। किस नदी के पास है? ये नदी अगर हम बात करें तो हिंडन है। कौन सी है? हिंडौन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडौन नदी है। किसने खोजा है?
तो ये खोजा गया है किस व्यक्ति के द्वारा? ये हैं आपके वाई डी शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? वाई डी शर्मा के द्वारा। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो अगला स्थल है आपका रंगपुर। कौन सा है मित्रों? रंगपुर। अगला स्थल क्या है? रंगपुर। कब खोजा गया है? 1931 में। किस नदी के पास है? मादर नदी के पास। मादर नदी के पास। मादर नदी के पास किसने खोजा है? एम एस वत्स ने खोजा है। एम एस वत्स द्वारा इसे खोजा गया है। अगला स्थल के बारे में बात करें तो अगला स्थल है आपकी कोट दीजी। कोट दीजी। कोट दीजी कब खोजा गया है? 1935 में खोजा गया है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कहां पर है? इंडस रिवर के पास। ठीक है। किसने खोजा है? यूसुफ अहमद खान ने। यूसुफ अहमद खान यानी यूसुफ अहमद खान महोदय द्वारा इसे खोजा गया है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें भारत का सबसे विस्तृत जो क्षेत्र है वो कौन सा स्थल है? वो है राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कब खोजा गया है? 1969 में। किस नदी के किनारे है? सरस्वती। सरस्वती यानी भारत का सबसे विस्तृत जो क्षेत्र है वो किसका है? और ये खोजा किसने है? सूरजभान और रफीक मुगल ने। सूरजभान और रफीक मुगल द्वारा ये खोजा गया था। अगला स्थल है हमारा धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा ये खोजा गया है 1967 में। ये नदी है अगर हम बात करें तो ये नदी है मासर और मानहर। किस व्यक्ति द्वारा खोजा गया है? इसको खोजा है जेपी जोशी ने। किसने खोजा है? जेपी जोशी ने खोजा है। ठीक है। तो ये आपके स्थल हैं जो खोजे गए हैं इस समय। जो स्थल हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं। ठीक है। इसके अलावा इन स्थलों के एक अपनी अपनी फीचर्स हैं। जैसे धौलावीरा सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। रोपड़ आज़ादी के बाद खोजा गया है। ठीक है। तो ऐसे ही इन स्थलों की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आगे हम कंप्यूटर जी से अपना अगला पेज मांगते हैं और ये आ गया अगला पेज। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है उसका नाम है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा में क्या क्या चीज़ हैं? तो मित्रों हड़प्पा में क्या क्या चीज़ हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। ठीक। अब ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो
बनावली, कालीबंगा, ये स्थल के बारे में हम लोग डिस्कस मित्रों कल करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार आपके लिए रिवाइज करा दें कि कौन कौन सी चीजें आज हम लोगों ने देखी हैं। तो हम लोगों ने आज देखा है क्या कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में वो पीरियड होता है जिसके साक्ष्य हमें मिले हैं दोनों प्रकार के, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, सॉरी आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड तो हम पढ़ चुके थे जिसमें हमने स्टोन एज और कॉपर एज पढ़ा। आज हमने ब्रॉन्ज एज जाना जिसमें हम कांसे में बनाएंगे और कांसा टिन और आप तांबे को मिलकर बना देंगे। ठीक है, तो इस एज में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले आती है। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम बात कर रहे थे, ये जो सभ्यता आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो टॉपिक हुआ, ये टॉपिक हुआ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसा काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अब क्योंकि ये जो साक्ष्य हैं, ये जो लिखित साक्ष्य हैं, ये जो साहित्यिक साक्ष्य आप कह सकते हैं, इनकी जो क्रिप्टिंग थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो आपका एपिग्राफी थी यानी भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यानी ये जो थी आपकी ग्राफी थी। ठीक है, तो इस ग्राफी को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा इतिहास जिसके दोनों टाइप के साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। अब इसमें जो जो आया उसे हमने देखा। क्या देखा? कि इसमें आया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसका टेन्योर देखा हम लोगों ने 2500 से 1750 बीसी तक, और भारत की उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता यानी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट में यदि हम बात करें तो ये भारत में रेल की पटरियां बिछाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और जिससे हमें साक्ष्य मिले थे। और इन्हीं साक्ष्य मिलने के दौरान हम लोगों ने यहाँ पर इसका देखा। तो जब 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले खुदाई हुई तो ट्यूलिप पेंथर ने बताया कि सर भारत में कई पुरानी सभ्यता है, और इसका निष्कर्ष 1826 में यथार्थ के रूप में दिखा चार्ल्स मैसन को, और हड़प्पा के अवशेष मिले। तो जब हड़प्पा के अवशेष मिले, इसके साथ 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने एक रिकमेंडेशन दी कि भारत में एक ASI बनाई जानी चाहिए, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत पुरानी सभ्यताओं के साक्ष्य हैं जो हमारी मानव विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। ठीक है, तो भाई दे दिया, लेकिन इस समय अंग्रेज भारत विजय पे लगे हुए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चल रहा था डलहौजी का। तो डलहौजी ऐसा डिपार्टमेंट क्यों बनाया जो खर्चा बढ़ाए? तो उसने इस पे कोई काम नहीं किया। लेकिन 1905 में एक व्यक्ति आता है भारत का वायसराय बनकर, लॉर्ड कैनिंग। तो वो यहाँ पर काम करना शुरू करता है और यहाँ पर बताता है कि सर इस सभ्यता के बारे में हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो वो सभ्यता यहीं पर तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया और लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पर देखा गया और उन्होंने सिफारिश भी की, और इस सिफारिश का रिजल्ट ये निकलता है कि वो एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जो कनिंघम ने दिया, और इसी कारण कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहा जाता है। अब ट्रेन की बात यहाँ पर चर्चा की तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि भारत की पहली ट्रेन पैसेंजर 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई। आगे देखते हैं। आगे ASI 1921 में जब ये डिपार्टमेंट बना तो उसने अपनी रिकमेंडेशन काम करना शुरू किया, और सबसे पहले खुदाई के तौर पर हड़प्पा की खुदाई हुई दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और यहाँ पर एक जीती जागती सभ्यता देखी गई जो एक अर्बन सभ्यता थी। और इसके बाद मोहनजोदड़ो काफी विस्तृत, काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, वो देखी। तो वो हुई थी RD बनर्जी के टाइम पे। ठीक है, तो ये शहरी सभ्यता कहा गया। शहरी सभ्यता के कुछ लक्षण यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं कि पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, नाली और बड़े नाले बनाए हैं, सुनियोजित नगर है, गेट के अंदर खुलते हैं, और सेवा का जो काम होता था सर्विस सेक्टर में लोग यहाँ पर क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो सभ्यता के बाद भारत में एक दूसरी सभ्यता आएगी जो एक रूरल सभ्यता होगी, ग्रामीण सभ्यता होगी, और वो सभ्यता होगी आर्यों की सभ्यता। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा था तो हमने इसका विस्तार बताया, यानी सिंधु घाटी का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की अगर हम बात करें का
विस्तार, तो ये विस्तार हमने देखा कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू में भी है, यूपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी है। कौन कौन से हैं? सबसे उत्तरी सिरा मांडा है, सबसे पश्चिमी सिरा सुतपांगीडोर, पूर्वी सिरा आलमगीरपुर, दक्षिणी सिरा महाराष्ट्र यानी दयमाबाद। ये हो गया, सारी नदियां आपको बता दी, आकृति कैसी है ये भी बता दिया। इसके बाद इन स्थलों के बारे में बताया कि कौन सा स्थल किस तौर पर जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में रावी नदी किनारे दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी किनारे आर डी बनर्जी ने, सुतकांगेडोर 1927 में दासक में एम ए स्टाइन ने, चाहुंदड़ो 1931 सिंधु नदी एम जी मजूमदार ने, रोपर 1953 सतलज बाई डी शर्मा ने, कालीबंगा 1953 घग्गर ए घोष ने, लोथल 1955 भोगवा आर एस राव ने, बनावली 1953 सरस्वती आर एस विष्ट ने दी। ठीक है, इसके अलावा आलमगीर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी बाई डी शर्मा, रंगपुर 1931 मादर एस एस बख्श, कोदजी 1935 सिंधु यूसुफ अहमद खान, राखीगढ़ी 1969 सरस्वती सूरज भान और रफीक मुगल, और धौलावीरा 1967 मासर और मनोहर बाई जेपी जोशी। तो अब ये चीज हमने पढ़ ली है। अब इन स्थलों के कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की यूनिकनेस समझेंगे, और अपने अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आप अपने इस क्लास से संबंधित कमेंट्स हमें जरूर भेजिए, और ये टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम को देखते हुए तैयार किए गए हैं, तो आप इनका नोट्स बराबर बनाते चलिए। जो भी आपको समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, आपका समाधान जरूर किया जाएगा। और इसके साथ ही इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए और अपना प्यार ऐसे हमें देते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।